साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में पॉलिटी के 10 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। 10 कदम सीरीज हमारे आप कंटिन्यूस देखते रहिए। एग्जाम्स में आपको कोई भी कंपटीशन होगा आपको बहुत फायदा मिलेगा, इसका बहुत लाभ होगा। और मॉर्निंग में आप करंट अफेयर देखते रहिए, शाम को 10 कदम सीरीज देखते रहिए। और हमारे लेक्चर भी पॉलिटी के ऋचा में हम पढ़ाने लगे, शुरू हो गए डिटेल्ड लेक्चर जो है। इसी तरह डिटेल लेक्चर में आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी लेके आऊँगा जल्दी से जल्दी, तो आपके मेंस की भी तैयारी उसकी हो जाएगी, उसको नोट डाउन करते रहिएगा। इसी तरीके से हमारे कंपटीशन लेवल की क्लासेस मैथ की भी शुरू हैं, चल रही हैं, हिंदी की चल रही हैं, साइकोलॉजी की चल रही हैं और जनरल साइंस की चल रही हैं। आप पहली बार अड्डा विजिट करिए और पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करिए, छोटे भाई को शेयर करिए, जिससे उनको भी लाभ हो सके। और आप कंटिन्यूस उसको वॉच करते रहिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमको देते रहिए, सजेशन देते रहिए, हम उस पर जरूर अमल करेंगे। साथियों पहली बार अड्डा के साथ बने रहिए। तो आइए आज का देखते हैं लेक्चर 10 कदम सीरीज के अंदर पॉलिटी का। पहला क्वेश्चन है हमारा कि दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था प्लूटो ने। किसने दिया था? प्लूटो ने दिया था। प्लूटो कहाँ का? ये भी दार्शनिक था। कहाँ का दार्शनिक था? एथेंस का। प्लूटो जो है एथेंस का दार्शनिक था। एथेंस। ये जो सुकरात का शिष्य था, सुकरात का शिष्य वह अरस्तु का गुरु था। अरिस्टोटल अरस्तु का गुरु था। इसकी जो मुख्य बुक, फेमस बुक है द रिपब्लिक, बहुत फेमस बुक हुई। सिंपोजियम भी इसकी बुक है। तो इसने जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया, तो इन्होंने ये बताया, इनकी जो इसका जो जन्म हुआ था लगभग 427 428 ईसा पूर्व माना जाता है। जन्म कब हुआ था? 428 ईसा पूर्व। और मृत्यु जो हुई थी, जन्म था, मृत्यु इनकी हुई थी 347 ईसा पूर्व। इसके विचारों से क्रांति आई थी। ये कहता है कि दार्शनिक राजा कैसा होता है? सर्वशक्तिशाली होता है, न्यायप्रिय होता है, राज्य के हित में सोचने वाला होता है, और जो होता है हमेशा किसकी भलाई चाहता है, पब्लिक की, अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं कार्य करता है। ऐसा राजा होता है जो अर्थ के आर्थिक विकास में ये जो न्याय और न्याय में अंतर स्पर्श करता है, ऐसा दार्शनिक राजा होना चाहिए। सर्वशक्ति, जो चाहे मतलब उसके अलावा कुछ और कोई नहीं निर्णय ले सकता है, वही राजा होता है। इसमें राजा को सर्वशक्ति दी प्रदान किया है इसने अपने उसमें। तो लोगों ने इसके आधार पर बुराई भी की है, राजा सर्वशक्तिशाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको अहम आ जाता है और भ्रष्ट हो जाता है। तो ये दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने दिया? प्लूटो ने दिया। दार्शनिक राजा कैसा? इसके जो सर्वशक्तिशाली, न्यायप्रिय और राज्य के हित में सोचने वाला होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? तो ये स्टालिन का संविधान कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था आपका 1836 में। स्टालिन जो था और रूस में शासन इसने किया था। तो ये इसका जो जन्म हुआ था ये दिसंबर 1878 में हुआ था। इसका जन्म जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? इसका जन्म जो था ये हुआ था, गोरी स्थान है आपके जॉर्जिया में, या इसका प्रांत, उसका नाम है टिफलिस प्रांत है रूस में। टिफलिस प्रांत
रूस में, यहाँ जन्म हुआ था इसका। ये हुआ था 18 दिसंबर 1878 में, और इसकी मृत्यु हुई थी मॉस्को में। कब हुई थी? 5 मार्च 1953 में हुई। ये जर्मनी के विरुद्ध, नाजीवाद के विरुद्ध, जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए, उसको जर्मनी को हराने के लिए इसने अपनी सेना का संगठन किया था। ये बहुत ही निम्न मजदूर कैटेगरी से उबर करके ये एक तानाशाह बना था। मजदूरों का शासक कहा जाता, मजदूरों का नेता इसको कहा जाता था। तो ये स्टालिन जो था, लेनिन ने 1918 में लागू किया था संविधान। तो लेनिन की मृत्यु 1824 में हो जाती है। उसके बाद इसने क्या किया, ये और ट्राटस्की था, ट्राटस्की और इसमें जो युद्ध हुआ, लगातार 4 वर्ष तक एक दूसरे के विरोध किए। अंततः स्टालिन जीता और स्टालिन ने क्या किया, अपने अनुसार संविधान में संशोधन किया, अपने विचारों को रखा, राज्य चलाने के लिए अपने नीतियों को इसने अपनी नीतियाँ अपनाई सर्वोपर, जो मतलब एक तानाशाही नीतियाँ थी। इसीलिए इसने इसके संविधान संशोधन को ही बताया जाता है कि 1837 में स्टालिन का संविधान। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? अगर ये पूछा जाए तो पहली बात इसका डायरेक्ट आंसर क्या है? पेरिस है। पेरिस में मुख्यालय है। पेरिस कहाँ है आपका? फ्रांस में। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस, इसका क्या होता है? एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है? ये होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म होगा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना क्या हुई थी? 16 नवंबर 1945 को हुई थी। भारत इसका सदस्य कब बना? 1946 में भारत सदस्य बना, 1946 में। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। संयुक्त राष्ट्र का अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र की 24 नवंबर 1945 की स्थापना होती है। इसकी 16 नवंबर 1945। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम रखना, शैक्षिक, वैज्ञानिक तरीके, सांस्कृतिक तरीके से, पारस्परिक मेल मिलाप से अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य। पहले मार्ले मिंटो सुधार में प्रमुख प्रावधान क्या थे? तो मार्ले मिंटो सुधार कब लागू हुआ? 1919 में आया, 1919 में। मार्ले कौन थे? मार्ले राज्य सचिव थे, सचिव। और मिंटो कौन थे? वायसराय थे। दोनों के नाम पर ये वायसराय यहाँ नियुक्त होता था और सचिव जो पार्लियामेंट से, ब्रिटिश पार्लियामेंट का होता था। तो ये दोनों नाम ये आया था पार्लियामेंट्री सुधार। इसमें मेन क्या थे फीचर्स? इसमें मेन फीचर्स ये थे कि चुनाव प्रणाली को सर्वप्रथम अपनाया गया। भारत में मुख्य प्रावधान क्या रखे गए? मुख्य प्रावधान चुनाव प्रणाली को अपनाना। चुनाव प्रणाली लागू हुई। मुसलमानों का पृथक से प्रतिनिधित्व दिया गया। मुसलमानों को पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया, मतलब इनकी अलग से सीटें आरक्षित की गई। सामुदायिक
प्रतिनिधित्व दिया गया, मतलब मुसलमानों का पृथक निर्वाचन लागू हुआ। ये सबसे बुरी बात थी इसमें। चुनाव प्रणाली अच्छी बात हुई और कार्यकारी परिषद में भारतीयों को भी स्थान दिया गया, ये थोड़ी अच्छी बात थी। सत्येंद्रनाथ सिन्हा को नियुक्त किया गया पहली बार उसमें कार्यकारी परिषद में भारतीयों का स्थान। और पहले भारतीय के रूप में सत्येंद्रनाथ सिन्हा का चयन हुआ था। और इसमें क्या था, केंद्रीय विधान परिषदों में, सभाओं में क्या था, राज्य विधानसभाओं में प्रश्न पूछने का अधिकार हो गया था, प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था इसमें। तो ये मुख्य इसके प्रावधान थे। अगला है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन सलाह मानता है मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक आपके। राष्ट्रपति करता किसकी सलाह के? मुख्य न्यायाधीश की सलाह। मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति करता है। और ये होता है क्या, मुख्य न्यायाधीश कब, अब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? सुप्रीम कोर्ट कब हुआ? 28 जनवरी 1950। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है 28 जनवरी 1950 को, ये पहले क्या था? पहले ये संघीय न्यायालय के रूप में कार्य करता था। इसके पहले जो था 1935 में, 35 से संघीय न्यायालय के रूप में कार्य करता था। संघीय 35 में संघीय न्यायालय के रूप में स्थापना हुई। के रूप में इसकी स्थापना हुई। कितने होते हैं इसमें न्यायाधीश? कुल स्थान कितने हैं इसमें? 33 + 1। एक मुख्य न्यायाधीश होता है, 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, 34। अभी इस समय कितने हैं? अब 29 हो गए हैं, 28 + 1। पहले 28 थे, दीपांकर दास गुप्ता, दीपांकर जो न्यायाधीश थे हमारे, उसके बाद अभी और एक अपॉइंटमेंट हुआ, अब 29 हो गए। टोटल कितने टोटल हो सकते हैं? 34। तो अभी 50वें हमारे इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ सिंह जी हैं 50वें न्यायाधीश। तो ये है दोस्तों, इसका मतलब मेन कहाँ है? नई दिल्ली में मुख्यालय है, सुप्रीम कोर्ट है। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर होता है हमारा, प्रथम नागरिक होता है हमारा। आर्टिकल 52 से 62 तक इसकी कार्यपालिका मंत्रिमंडल के, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से काम करता है। कटौती प्रस्ताव क्या होता है? कटौती प्रस्ताव, और ये अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 124 से लेकर के आपका 147 तक इसके प्रावधान है। कटौती प्रस्ताव क्या है? कटौती प्रस्ताव होता है कि जब कोई मतलब वित्त विधेयक पेश किया जाता है तो उसके विरोध में असहमत प्रकट करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया जाता है विपक्ष द्वारा या किसी सदस्य द्वारा, सदन के सदस्य द्वारा। उसे कटौती प्रस्ताव कहते हैं। कटौती प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो अविश्वास प्रस्ताव की भांति एक्टिव होता है। अगर वो पारित हो जाता है कटौती प्रस्ताव, तो समझ लीजिए सरकार गिर जाती है, उसको सदन को भंग करना पड़ता है। तो कटौती प्रस्ताव क्या है? धन विधेयक के विरुद्ध सदन के किसी सदस्य द्वारा
द्वारा प्रस्ताव पेश करना। अब इसमें और एक कंडीशन है, कम से कम एक दिन पूर्व सूचना देनी होती है। कम से कम एक दिन पूर्व सदन को सूचित करना होता है। एक दिन पूर्व सदन को सूचित करना होता है, सूचित करना होता है। अगर ये पारित हो जाता है, और इसका निर्णय कौन करता है, इस पर डिसीजन कौन लेता है कि पेश होगा कि नहीं, लोकसभा, वो सॉरी हाँ, जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष है, इसका निर्णय करता है। ये सदन का जो अध्यक्ष होता है निर्णय करता है कि ये प्रस्ताव पेश किया जाएगा कि नहीं। अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समझ लो अविश्वास प्रस्ताव के बराबर इसकी वैल्यू होती है, सरकार गिर जाती है और सदन को भंग करना पड़ता है। अगला आपका क्या है कि मूल कर्तव्य संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। ये जोड़े गए हैं 42वें संविधान। कब, किसकी सिफारिश पे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, समिति की अनुशंसा पर। बहुत से मूल कर्तव्य हैं हमारे, अब 11 हो गए, पहले 10 थे। 11वां कौन सा जुड़ा है, 86वें संविधान संशोधन से 2002 में कौन सा जुड़ा है, 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा। तो ये जो आपका है मूल कर्तव्य, तो कहाँ से ले लिए गए थे, ये कहाँ से, सोवियत संघ से, सोवियत संघ से। 42वें संशोधन को ऐसे मिनी संविधान कहा जाता है, संशोधन मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा संशोधन हुए थे। 1976 में हुए थे। कब हुए थे, 1976 में। तो ये इमरजेंसी के पीरियड की बात है, तब हुए थे। बाद में जब सरकार बनी जनता पार्टी की, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें बहुत उसको प्रावधानों को रद्द किया गया। तो ये संविधान संशोधन, इसमें 3 शब्द और जोड़े गए थे, आपके प्रस्तावना में भी जोड़े गए थे। कौन से, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो सरदार स्वर्ण, तो सोवियत संघ। अब आपका अब 11 टोटल हो गए मूल कर्तव्य। अपने ध्वज का सम्मान करना, अपने राष्ट्र का सम्मान करना, राष्ट्र की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना, जितने हैं ये सब आपके किसमें मूल कर्तव्य हैं। तो इसके पूरा एक डिटेल क्लास लेंगे, उसमें सभी मूल कर्तव्य आपको लिखवा भी देंगे। मैकमोहन रेखा क्या है, मैकमोहन रेखा आपकी, मैकमोहन रेखा क्या है, भारत और चीन के मध्य सीमा, भारत व चीन के मध्य सीमा, जिसको सीमा रेखा है, जिसको चाइना नहीं मानता, जिसको चाइना स्वीकार नहीं करता है, और वो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ भागों पर अपना दावा पेश करता है। गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, तो गुट निरपेक्षता का तात्पर्य है कि, क्या तात्पर्य, विभिन्न शक्तियों के मध्य अपने राष्ट्र हित में तटस्थ रहते हुए अपने राष्ट्र हित का न्याय संगत समर्थन करना, राष्ट्र हित में न्याय संगत समर्थन करना। गुट निरपेक्षता क्या है, आप ये समझ सकते हैं क्या है, विभिन्न शक्तियों के मध्य, विभिन्न शक्तियों के मध्य तटस्थ रहते हुए, तटस्थ रहते हुए
क्या करना है? राष्ट्र हित में न्याय न्याय संगत समर्थन करना। तो भारत की हमेशा क्या रही है? भारत की विदेश नीति जो थी हमेशा गुटनिरपेक्ष की रही है। ये चाहे अमेरिका रूस का इतना शीतकालीन युद्ध चला, लेकिन हम लोग क्या करें? तटस्थता की नीति अपनाए हैं। जैसे अभी तटस्थ रहा भारत, जैसे ईरान के विरुद्ध जो अमेरिका ने प्रस्ताव पेश किया है, महिला समूह से बाहर कर दिया संयुक्त राष्ट्र संघ के, तो उस पर वोटिंग हुई थी, उसमें 8 देशों ने उसके प्रस्ताव के विरुद्ध वोट दिया, लेकिन भारत उसमें तटस्थ रहा और वहां से उसमें भाग नहीं लिया, एब्सेंट हो गया। तटस्थता की नीति है। तो अपने राष्ट्र हित में सर्वोपरि मानना, विभिन्न शक्तियों के बीच सामंजस्य बिठा के रखना ही गुटनिरपेक्षता, तटस्थता। ये नहीं कि हम डरते हैं किसी से, लेकिन हम तटस्थ हैं, अपने राष्ट्र हित में काम करते हैं, अन्याय का समर्थन नहीं करेंगे। ये मतलब ये राष्ट्र हित में और न्याय हित में बात करना होता है, ये सोचना होता है गुटनिरपेक्षता में। तो साथियों, ये रहे हमारे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी के। आशा है आपको समझ में आए होंगे, और ऐसे क्वेश्चन लेके हम डेली आपकी सेवा में हाजिर होते रहेंगे और आपके लक्ष्य के पूर्ति में एक अवश्य सहायक होंगे। साथियों, कैलिबर अड्डा को देखते रहिए, प्लीज़ वॉच कैलिबर अड्डा एंड प्लीज़ शेयर। अगर उसे लाइक करते हैं तो प्लीज़ शेयर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपना भी ज्ञान बढ़ाइए, लोग डिस्कशन करिए और हमें वैल्यूएबल अपने सजेशन भी दीजिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन अवश्य कर लीजिए, जिससे मान लेते हैं कि बहुत चैनल होते हैं तो बहुत नोटिफिकेशन आते हैं, लेकिन प्लीज़ आप हमारे नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे आपको तुरंत आपको जैसे वीडियो पड़े नोटिफिकेशन मिल जाए, उसका आप तुरंत लाभ होकर के उसको नोट डाउन कर सकें, उसका रिवीजन कर सकें और अपने आगे आने वाले एग्जाम्स में पूरा इसका लाभ उठा सकें और अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकें। साथियों, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, कैलिबर अड्डा देखते रहिए। जय हिंद साथियों।